जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट किया था और उसका एक बेनिफिट हमने देखा था एक्सेस टू न्यू कल्चर। आज हम देखेंगे इसका लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ग्लोबलाइजेशन अलो करती है कंपनीज को प्रोड्यूस गुड्स एट लोअर कॉस्ट बाय मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्रीज वेयर लेबर एंड रिसोर्सेज आर चीपर। जिस कंट्रीज के अंदर लेबर और रिसोर्सेज चीपर होते हैं उस कंट्री के अंदर ग्लोबलाइजेशन लोअर कॉस्ट पे गुड को प्रोड्यूस करना अलो करती है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है कंपटीशन को और रिड्यूस करता है प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स को। और इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है इससे, लोअर प्राइसेस से, और इसके साथ साथ मोर प्रोडक्ट्स जैसी से। उसके बाद हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ग्लोबलाइजेशन इंप्रूव कर सकती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिपोर्ट्स, मिलियन ऑफ पीपल्स मूव करते हैं आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। किस वजह से? इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन की वजह से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सेस टू न्यू मार्केट्स की, तो बिजनेसेस कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स। कंपनीज की हेल्प करता है ये एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, आप कंपनीज की सेल्स को इंक्रीज करने में। उसके साथ साथ एक्सपेंड करता है कस्टमर्स बेस के ऊपर, और उसके अलावा जो प्रॉफिट अर्न हो रहा होता है ये भी क्या नाम है, ज्यादा हो रहा होता है। इसलिए अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो एक कंपनी पाकिस्तान में अपनी जो सेल है, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करती है, और ये कंपनी कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में है। और वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है कहाँ में? यूरोप में, एशिया में और अमेरिका में। तो ये भी एक क्या है, इसका बेनिफिट है। उसके बाद हमारा जो एक और बेनिफिट है वो क्या है, एक्सेस टू न्यू टैलेंट्स है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या करती है, अलो करती है कंपनीज को हायर करने में स्किल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। और ये हेल्प कर रहा होता है बिजनेसेस को फाइंड करने के लिए, फाइंड करने में, किस चीज को फाइंड करने में, स्पेशलाइज टैलेंट को, और जो कि लोकली अवेलेबल नहीं होता। और इसका एग्जांपल क्या है, टेक्नोलॉजी कंपनीज अक्सर हायर करती है प्रोग्रामर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज से। और अब अगर हम इसके चैलेंजेस को देखें तो वो चैलेंजेस क्या है हमारे पास, तो कहते हैं बेनिफिट्स तो हैं मगर ये बेनिफिट्स विदाउट चैलेंजेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, कंपनीज को डिफरेंट या कुछ हर्डल्स फेस करना पड़ती है ग्लोबली। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक चैलेंजेस है वो क्या आता है हमारे पास, इंटरनेशनल रिक्रूटिंग का। तो दूसरे मुल्कों से जो हायरिंग एम्प्लॉइज का प्रोसीजर होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कंपनीज मस्ट हैंडल कर रही होती हैं डिफरेंट लेबर लॉज को, वर्क परमिट्स को, और कल्चरल डिफरेंसेस को। और एचआर डिपार्टमेंट्स को भी इसके साथ साथ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डिफरेंट किस्म के, जो कि ये सारे के सारे चैलेंजेस हैंडल कर रही होती हैं, या इंटरनेशनल टीम्स ये सारे के सारे कर रही होती हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ कंपनीज को ये भी जानना पड़ता है कि मार्केट डिमांड्स क्या हैं सेलर्स के अकॉर्डिंग, और क्या क्या जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स कम्पिटिटिव ऑफर्स की बेस के ऊपर हमें देने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैनेजिंग एम्प्लॉय इमिग्रेशन की, तो ये भी एक मेजर चैलेंज है कंपनीज को, क्योंकि एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली, अगर हम जब बात करते हैं कंपनीज की, तो वो वर्कर्स को हायर करती है दूसरे मुल्कों से। तो दे मस्ट फॉलो वीजा एंड इमिग्रेशन रेगुलेशन, एंड ये सारे के सारे जो लॉज हैं ये फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे होते हैं। और इसके साथ साथ ये डिफिकल्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए कि वो एम्प्लॉइज को
मूव करें अक्रॉस द बॉर्डर। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट की, तो वहाँ पे लगता है वो वीज़ा रूल H1B, ठीक है, ये बड़ा स्ट्रिक्ट है। और इमिग्रेशन टू द यूनाइटेड किंगडम टू द यूनाइटेड किंगडम बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर ब्रेक्सिट, ठीक है। तो ये जब यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा, तो उसके बाद ये H1B वीजे जो रूल है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो लोग हैं उनका माइग्रेट करना यूके की तरफ, ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। और ये सारे के सारे जो रेगुलेशंस हैं, ये डिफिकल्टीज क्रिएट करने हैं फॉर ग्लोबल कंपनीज के लिए। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या आता है, इनकरिंग टैरिफ्स एंड एक्सपोर्ट फीस। तो ये भी एक किस्म का क्या नाम है, चैलेंज है। टैरिफ की शक्ल के अंदर या स्पोर्ट्स कास्ट के अंदर की शक्ल में जो कि फेस करना पड़ रहा है। ये जब कंपनीज प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं इन फॉरेन मार्केट्स में, दे ऑफन हैव टू पे टैक्सेस इज कॉल्ड टैरिफ्स। दीज एडिशनल कॉस्ट, ये जितनी भी एडिशनल कॉस्ट है, ये मेक करती हैं प्रोडक्ट मोर एक्सपेंसिव एंड, और इसके साथ साथ ये कंपनी का जो प्रॉफिट होती है उसको भी रिड्यूस कर रही होती है। और ये जितनी भी कास्ट है, ये डिपेंड कर रही होती है मार्केट और ट्रेड पॉलिसीज की की बेस के ऊपर, जो कि मुल्कों के दरम्यान होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पे रोल और कंप्लाइंस चैलेंजेस की, तो एम्प्लॉइज जितने भी होते हैं, ये मैनेज हो रहे होते हैं मल्टीपल कंट्रीज में। और ये बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हर कंट्री का डिफरेंट लेबर लॉ और टैक्स सिस्टम है, जिसकी वजह से कंपनीज क्या करती हैं, श्योर करती हैं कि ये जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट, सैलरीज और टैक्स रूल्स, ये सारे के सारे के नाम है, इनको इंश्योर किया जाता है कि इनको फॉलो किया जा सके। और अगर किसी भी इफ दे फेल टू कंप्लाई, तो फिर इनको क्या नाम है, डिफरेंट फाइनेंशियल पेनल्टीज एंड लीगल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फिर हमारे पास क्या है, लॉस ऑफ कल्चर आइडेंटिटी। तो ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट करती है कल्चर के ऊपर भी, ठीक है। जब डिफरेंट कंट्रीज आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो कल्चर में स्टार्ट बिकमिंग सिमिलर। लोग अडॉप्ट करते हैं लाइफस्टाइल को, ट्रेडिशंस को और प्रोडक्ट्स को फ्रॉम डोमिनेंट्स कल्चर से। तो जो कल्चर एक्सचेंज, जब कोई कल्चर चेंज, ये तो कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव भी है, ठीक है। मगर ये क्या नाम है, इसके साथ साथ जिसको जो अडॉप्ट कर रहा होता है, वो ये नई कल्चर आइडेंटिटीज को भी क्या कर रहा होता है, लॉस कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेनर वर्कर एक्सप्लॉयटेशन की, तो कुछ कंपनीज अपनी प्रोडक्शन को मूव करती हैं उन कंट्रीज में जहाँ पे हमारे पास क्या नाम है, लेबर कास्ट क्या होती है, वो सस्ती होती है। तो वीक लेबर रेगुलेशन allow companies to exploit workers by paying very low wages, uh, providing poor working condition। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस करती है प्रोडक्शन कास्ट को भी, और इसके साथ साथ ये एथिकल कंसर्न्स अबाउट वर्कर ट्रीटमेंट भी क्रिएट कर सकती है। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, ग्लोबल एक्सपेंशन डिफिकल्टीज। तो जब हमने किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो ये इजी नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए। तो कंपनी मस्ट इन्वेस्ट करती है सिग्निफिकेंट मनी टू एस्टेब्लिश लीगल एंटिटीज एंड मेंटेन प्रेशन अब्रॉड। और इसके अलावा ये अंडरस्टैंड भी करती है न्यू लीगल सिस्टम और बिजनेस रेगुलेशन को। लगता है कि अगर कोई भी कंपनी फेल हो जाती है इन रूल को फॉलो करने में, तो ये डिफरेंट फाइनेंशियल एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करती है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट पे क्या आता है, इमिग्रेशन चैलेंजेस एंड लोकल जॉब लॉस। तो ग्लोबलाइजेशन
कैन आल्सो कॉज पॉलिटिकल एंड सोशल कंसर्न्स। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि इमिग्रेंट्स टेक जॉब्स फ्रॉम लोकल वर्कर्स, या कुछ कंपनीज मूव्स job overseas to reduce cost. For example, कुछ studies जो बस टेस्ट करती हैं कि trade of with countries like China have contributed to job losses in certain industries. तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसको लेने के बाद आपने इसको अपनी वर्डिंग के अंदर सिंपल अल्फाज में इंग्लिश पॉइंट के अंदर लिखना था कि आपको ये बेटर अंडरस्टैंड हो सके। अल्लाह हाफिज़।